फिर इसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन ऑफ द डिस्पोजल सेम, अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह आता है अथॉरिटी के पास तो 60 दिन के अंदर उसको डिस्पोज करने की कोशिश करिएगा। कुछ नहीं होने वाली, कंप्लेन जो है वो बस आती रहती है, कोई दुखी है तो कंप्लेन करता है। फिर ध्यान देना, फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ रियल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो फंक्शंस है वो यहाँ पर दिए गए हैं और अथॉरिटी जो है यहाँ पर दिए गए, तो थोड़े थोड़े से अलग है, सारा सेम, ठीक है। फिर एडवोकेसी एंड अवेयरनेस मेसेज क्या होती है कि आपकी जो गवर्नमेंट अगर कोई भी, जैसे हमने उस पर पहले चैप्टर में पढ़ रखा था कि भैया अगर कोई भी सरकार बना रही होती है तो सरकार सीसीआई को रेफर कर देती है। हमने कहा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ बना रही होती है तो आपको रेफर कर देगी, आपके ऊपर बाइंडिंग है कि 60 दिन के अंदर अंदर उसको रिप्लाई करना, उसके ऊपर आपकी वाली जो आपने रिकमेंडेशन करी वो बाइंडिंग नहीं होने वाली। अच्छा, पावर क्या होती है अथॉरिटी की, तो हमने कहा पावर होती है अथॉरिटी की, अथॉरिटी यानी कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन वगैरह कोर्ट की इसके पास पावर होती है। इंटरिम ऑर्डर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। पावर ऑफ अथॉरिटी टू डायरेक्शन, डायरेक्शन इशू करने की पावर भी अथॉरिटी के ऊपर होती है। पावर ऑफ अथॉरिटी बस यही होती है, से वगैरह कर सकते हो। अच्छा, फिर हमने कहा रेक्टिफिकेशन ऑर्डर, अगर कोई था आपको और ऑर्डर धोखे से गलत हो गए तो हमने कहा 2 महीने 2 साल का टाइम दे रखा है, आप उसको सही कर दीजिएगा, बट उसके खिलाफ कोई भी आपकी अपील वगैरह ना हो रखी हो। और सेकंड प्रोवाइजो है कि रेक्टिफाई करना है, ऐसा नहीं है उसको पूरा रेक्टिफाई करने बैठ गए आप, ठीक है। फिर हमने कहा रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी या फिर कंपनसेशन या फिर कुछ भी करवाना है तो हमने कहा जैसे अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू में लगा होगा कि भैया हम ज़मीन वगैरह जब्त करवा लेंगे, वैसे ही आप भी रिकवरी कर सकते हो। फिर इन्होंने एक केस लॉ यहाँ पर दे रखा है जिसमें इन्होंने पूछा है कि क्या रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं हम। हाँ, एक तरीके से रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हो सकते हैं, बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने लास्ट में लिखा है वी मेक इट क्लियर दैट द अमाउंट विच हैज़ बीन डिटरमाइंड एंड रिफंडेबल टू द अथॉरिटीज होम बायज ईदर बाय द अथॉरिटी और बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज रिकवरेबल होता है वो पैसा, तो आप रिकवरी सर्टिफिकेट इधर इशू कर सकते हो। फिर मैंने सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल क्या होता है, एक एडवाइजरी काउंसिल है जो बनाई जाती है, कुछ ज़्यादा नहीं है, इसके फंक्शंस पूछते तो डायरेक्टली यहाँ से उठा के लिख दीजिएगा। फिर निकल के आता है कि रिएट क्या होता है, रिएट मतलब रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल। हमने कहा रेरा ने जो भी डिसीजन दिए थे आपने क्या करना है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 1 साल के अंदर अंदर इसको बनाती है, क्योंकि अपील वगैरह किसी को करनी होगी तो यहाँ पर अपील जाएगी। अच्छा, पहले हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है। हमने कहा तो इसके अंदर बेंचेज होंगी, ठीक है, एक से ज़्यादा बेंचेज होंगी, हर बेंच के अंदर एक जुडिशियल मेंबर होता है, एक टेक्निकल या फिर अकाउंटिंग मेंबर होता है, ठीक है। कुछ 2 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज है तो मिलकर भी बना सकते हैं, बिल्कुल मिलकर बना सकते हैं। फिर हमने कहा कोई भी पर्सन अगर इससे अग्रीव्ड होता है, ठीक है, किसके अथॉरिटी यानी कि रेरा के डिसीजन से अग्रीव्ड होता है या फिर एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर के डिसीजन से अग्रीव्ड होता है तो वो सीधे के सीधे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। अच्छा, फिर मज़े की बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये लिखी हुई है कि भैया प्रमोटर अगर अपील करना चाहता है तो उसको कम से कम 30% पैसा, जो 30% पैसा होता है पेनल्टी का, ठीक है, 30% ऑफ द पेनल्टी उसको पे करनी ही पड़ेगी, यानी कि उसको 30% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा क्या कंडीशन ऑफ प्री डिपॉजिट अंडर 43(5) ऑफ द एक्ट फॉर एंटरटेनिंग सब्सटेंसिव राइट ऑफ अपील इज सस्टेनेबल इन लॉ। हमने कहा देखो यार, प्री डिपॉजिट तो करना ही पड़ेगा, भले कुछ भी कह दो, प्री डिपॉजिट आपको 30% का करना ही पड़ेगा, भले कुछ भी कह लो। अच्छा, फिर हमारे पास आता है एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड अपील्स टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे पर्सन जो दुखी था वो चाहे तो अपील कर सकता है, 60 दिन के अंदर आपकी अपील होती है। इसको और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरम ऑर्डर वगैरह की बात होगी। फिर हमने कहा कि अपील जो प्रेफर आपने करी थी डिस्पोज ऑफ करने की, वो कोशिश करेगा एक्सपीडियसली, यानी कि कोशिश करेगा 60 दिन में भी अपील भी सेटल हो जाए। और प्रोवाइजो कहता है कि रीजन जो होते हैं अगर नहीं कर पाता है 60 दिन के अंदर तो रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा। कौन रिकॉर्ड करेगा? रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल रिकॉर्ड करेगा। इसका कंपोजिशन हमने पहले ही बता लिया था कि एक जुडिशियल मेंबर होता है, टेक्निकल मेंबर होता है, ऐसे करके होता है। क्वालिफिकेशन क्या होती है आपके, अपॉइंटमेंट एज चेयरपर्सन या फिर मेंबर। तो हमने अगर आपको चेयरपर्सन बनना है तो आपको जज ऑफ हाईकोर्ट होना है, जुडिशियल मेंबर होना है तो यहाँ से निकल के, और टेक्निकल मेंबर होना है तो यहाँ से निकल के। ओके, टर्म क्या होता है आपका, तो आपका भी टर्म वही होगा, 5 साल का टर्म होता है, रीअपॉइंटमेंट नहीं। चेयर वगैरह की बात कर ली, इसको हम जो वो है इंडेक्स अच्छे से कवर कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत इसको है नहीं। इन्होंने कहा सैलरी वगैरह की बता दो या फिर हमें फिर से बता दो चेयरपर्सन और मेंबर। यहाँ पर उसमें इंडेक्स में ध्यान से लिखना है कि ये जो चेयरपर्सन और मेंबर की बात हो रही है ये आपकी बात हो रही है रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल की, रेरा निकल गया आप, ठीक है। इसके बाद रिमूवल कैसे हो सकता है, तो हमने कहा रिमूवल यहाँ पर हो सकता है। अब ध्यान दो यहाँ पर इसने कहा कि रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल की अगर किसी मेंबर का या फिर किसी का भी आप रिमूवल करने वाले हो तो आपको करना पड़ेगा आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। भले कुछ भी हो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से ही पूछ लेना, भले वो इंसॉल्वेंट हो गया तब भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। वैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, वैसे हम नॉर्मली पढ़ते थे कि 2 चीज़ें होती थी, डी और ई पॉइंट होते थे, जहाँ पर हमें सुप्रीम कोर्ट की या फिर चीफ जस्टिस की या फिर जस्टिस की अप्रूवल होती थी। यहाँ पर हर चीज़ के लिए उसने कहा चीफ जस्टिस की अप्रूवल आपको चाहिए ही होगी। अच्छा, रिस्ट्रिक्शंस ऑन चेयरपर्सन वगैरह आफ्टर सेसेशन ऑफ ऑफिस, हमने कहा वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें लिख दी कि वो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। वैकेंसी 3 महीने के अंदर फुलफिल करने की बात होती है। पावर क्या होती है, तो हमने कहा ये हमारी ट्रिब्यूनल की पावर होती है। अच्छा, नॉर्मल पावर है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन आप अपीयर खुद भी कर सकते हो या फिर चाहो तो सीए वगैरह के थ्रू भी आप अपीयर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। फिर
कहते हैं अपील। अब हमने कहा कैसे, हमने कहा सबसे पहले एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी मेरे पास, या फिर मेरे पास रेरा निकल के आया, वहाँ से रिएट पे पहुंचे, रिएट से हम पहुंचे हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट के पास कितना टाइम होता है? हमने कहा 60 दिन का टाइम होता है। अगर डिले कर सकते हो, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है तो हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। अपील, अगर आपने 80 में जो भी पास किया था, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी से पास किया था, तो आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है। पनिशमेंट फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75 जो आपके हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने कहा पनिशमेंट जो भी है वो यहाँ पर सारा का सारा कवर्ड है कि अगर हमने कहा कि सेक्शन 3 के हिसाब से आपको रजिस्टर करवाना था, हमने रजिस्टर नहीं करवाया, तो अप टू 10% की आपकी पेनल्टी आती है, ठीक है। इम्प्रेजेंट बिन भी हो सकता है, ओके। फिर हमने कहा कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन नंबर 4 का कर दिया तो 5% की है, कॉन्ट्रावेंशन किसी और प्रोविजन की किया तो इतनी हो जाएगी। हमने कहा नॉन रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन नंबर 9 और 10 कर दिया तो ये निकल के आएगी। फिर हमने कहा पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटी बाय प्रमोटर। रेरा ने ऑर्डर पास किया, प्रमोटर ने कंप्लाई नहीं किया। रिएट ने ऑर्डर पास किया, प्रमोटर ने कंप्लाई नहीं किया। रेरा ने ऑर्डर पास किया, रियल एस्टेट एजेंट ने कंप्लाई नहीं किया। रिएट ने ऑर्डर पास किया, रियल एस्टेट एजेंट ने कंप्लाई नहीं किया। रेरा ने पास किया, अलॉटी ने कंप्लाई नहीं किया। अच्छा, और हमने कहा रिएट ने पास किया, अलॉटी ने कंप्लाई नहीं किया, तो इसके ऊपर क्या लग सकता है? सबकी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। कंपनी कोशिश करती है, बंदा जो रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्टर के बारे में आप यहाँ पर लिख दोगे। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस आपकी कैसे होती है? हमने कंपाउंडेड कैसे होता है? कोर्ट की तरफ से होता है। फिर इसने कहा एडजुडिकेट कैसे हो सकता है? पावर टू एडजुडिकेट का मतलब क्या होता है? तो इसने कहा फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेटिंग कंपनसेशन अंडर सेक्शन 12, 18, 19 अथॉरिटी अपॉइंट करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के साथ। हमने कहा वन ऑफिशियल जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा और जो कि इसमें हेल्प करेगा, एडजुडिकेटिंग के लिए हेल्प करता है। whether the authority has jurisdiction to direct return refund of the amount to the authority under section this exclusively lies with the adjudicating officer। तो इसने कहा कि seeking the relief and interest the executive officer exclusively has the powers to return the amount which is to be collected। जो हमें ध्यान में रखने हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को जो अमाउंट डिसाइड करता है, क्वांटम डिसाइड करता है कंपनसेशन का। हमने कहा कितनी बार गलती कर दी, क्या गलती कर दी, रिपीटेडनेस वगैरह को ध्यान में रखिएगा वो। फिर हमने कहा ग्रांट एंड लोन जो सरकार की तरफ से आती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आती है, वो सारा का सारा किस में जाएगा? तो एक इसमें भी आपका रियल एस्टेट रेगुलेटरी फंड बना दिया जाएगा जिसमें सारा का सारा पैसा आएगा। इस यूज़ किसके लिए किया जाता है? आपका यूज़ किया जाएगा उसके लिए जो भी हमारे रेवेन्यू या फिर ये सैलरी वगैरह के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। फिर इसने कहा मैं बता दो कि पेनल्टी टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? मतलब अरे यार आपने पहले भी पढ़ा था कि जो भी पेनल्टी होती है वो आपकी इसमें ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट वगैरह बनाएगा। बार्ड ऑन ज्यूरिडिक्शन ऑफिस डेलीगेशन ऑफ ऑफिसेज। अच्छा, इसकी आप रीडिंग दे नहीं दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल, सरकार आपकी 6 महीने के अंदर रूल्स बना देगी, कोई टेंशन नहीं। रेगुलेशन वगैरह आपके बनाए जाएंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉस नॉट बार्ड, एप्लीकेशन ओवर राइडिंग इफेक्ट, ठीक है। गुड फेथ में रखना है। अच्छा, सिंपली पुट द सबमिशन ऑफ द स्टेट। अच्छा, ये जो है ना, ये रीड रहा है पहला क्या है इसमें? तो देयर इज अ सब्सटेंशियल ओवरलैप बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल एनेक्टमेंट्स एंड बोथ ऑफ देम govern the same matter field. There is no consultation provision on the state legislation enacting legislation on the subject in the concurrence, which is actually ये कुछ टेक्निकल हो गया, पढ़ लो एक बार, ठीक है। समरी टाइप थी इसकी। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज करने के लिए आपके पास पावर दे रखी है कि डिफिकल्टीज रिमूव करने के लिए मेरे ख्याल से सरकार के पास इसमें भी पावर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पर पावर दे रखी है, ठीक है। तो आपका इसके साथ ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमारे पास, ठीक है, हमारे पास शुरुआत में ये रह गया था, ठीक है, जहाँ पर आपका था कि पेनल्टी अंदर रेट आप प्रोमोटर के ऊपर क्या है, एजेंट के ऊपर क्या, अलॉटी का क्या है, कंपनी का क्या, आपने पीछे कवर कर लिया। स्कोप ऑफ रेरा क्या, ये भी कवर हो गया। बेनिफिट्स अलॉटी के लिए, अलॉटी के बेनिफिट्स नहीं है तो यहाँ से कवर हो जाएंगे अलॉटी के बेनिफिट्स, ठीक है, पूछता है तो। अच्छा, नहीं तो अलॉटी के जो राइट्स और ड्यूटी थे वो आगे कवर स्पेसिफिकली कर रखी है। अच्छा, हम प्रोमोटर की और फीचर दे रखे हैं। प्रोमोटर की अगर हम राइट ड्यूटी की बात करें, प्रोमोटर की जो ड्यूटी है वो सारी आपके करके दे रखी है, ठीक है। हाँ, तो उसका एक बार इंडेक्सेशन देख लेते हैं। चैप्टर